डियर स्टूडेंट, कल हमने प्रतिबल, विकृति और यंग प्रत्यास्था गुणांक के बारे में पढ़ा था और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस क्वेश्चन के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा मिक्स टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ एक आपको घिरनी दी हुई है जिससे रस्सी पास हो रही है और दो ब्लॉक लटके हुए हैं, 2 किलोग्राम के और 3 किलोग्राम के। 2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम के दो बक्से एक तार से जुड़े हुए हैं जो द्रव्यमान रहित तथा घर्षण रहित है। मतलब इस रस्सी का द्रव्यमान नहीं है और यहाँ कोई घर्षण नहीं है, घिरनी के ऊपर से गुजर रहे हैं। यदि तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक आपको दिया हुआ है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो तार में विकृति ज्ञात कीजिए। अब अगर हम बात करें इस तार की, तो तार पर जो बल लगेगा वो तनाव बल लगेगा और ये लंबाई में परिवर्तन कर रहा है। तो लंबाई में परिवर्तन मतलब विकृति आपसे पूछा है, डेल्टा एल का फॉर्मूला हम जानते हैं FL अपॉन AY होता है, लेकिन हमसे डेल्टा एल नहीं पूछा है, विकृति पूछी। तो विकृति के लिए इस एल को नीचे लेके जाते हैं, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एफ फोर्स। तार में जो विकृति उत्पन्न करा वो बल है तनाव बल, तो बल की जगह हम लिखेंगे तनाव अपॉन एरिया इंटू वाई। अब प्रश्न में क्षेत्रफल दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दे रखे हैं, तनाव बल हमें ज्ञात करना है और इसमें तनाव बल ज्ञात करने का हमारे पास मेथड है एनएलएम के अंदर। वही दो समीकरण बनाना है, ये अगर ए त्वरण से नीचे जाए और ये त्वरण से ऊपर जा रहा है तो हम दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके तनाव बल का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, वो है T इज इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये इसके तनाव बल का फॉर्मूला है, ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें वैल्यू पुट करके तनाव बल की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसमें रखकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो तनाव बल की वैल्यू हो जाएगी 2m1 m2, T इज इक्वल टू 2m1 2 kg 3, g की वैल्यू 10 अपॉन m1 प्लस m2 5, ये 2 टाइम्स कैंसिल, यह आ जाएगा 8 इंटू 3 24 न्यूटन। इसको यहाँ रख दें, सॉल्व करें और आंसर 24 अपॉन एरिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करें इंटू 10⁻⁻4, यंग्स मॉडुलस 12 इंटू 10⁻11 10 की घात 11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये 1 0 यहाँ से हट के यहाँ जाएगा -5 हो जाएगा, ये 11 है 6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, ये -6 और ये 12 है, ये 24 2 टाइम्स, ये आपके आंसर आ गया विकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, m द्रव्यमान की एक वस्तु L लंबाई r त्रिज्या तथा यंग प्रत्यास्थ गुणांक y की एक तार से जुड़ा हुआ है। यदि वस्तु तार की क्षैतिज स्थिति से छोड़ी जाए तो तार की लंबाई में अधिकतम वृद्धि ज्ञात कीजिए। जैसे जैसे नीचे आएगा रस्सी में तनाव बल बढ़ेगा। जैसे हम जानते हैं इसने अधिकतम वृद्धि पूछा, मतलब डेल्टा एल पूछा, और डेल्टा एल का फॉर्मूला हमारे पास में है FL अपॉन AY। और यहां पर जो बल लगेगा रस्सी में एलोंगेशन के लिए, विस्तार करने के लिए, विकृति उत्पन्न करने के लिए, वो बल है तनाव बल। और तनाव बल की जो वैल्यू है वो तनाव बल की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। अब देखो लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, क्षेत्रफल और वाई तो एक तार के लिए नियत है। तो डेल्टा एल कब अधिकतम होगा? जब तनाव बल अधिकतम होगा। और जैसे जैसे ये नीचे आएगा तनाव बल का मान बढ़ेगा और मैक्सिमम तनाव बल तब होगा जब ये बिल्कुल न्यूनतम स्थिति में हो। उस स्थिति में इस पर तनाव बल अधिकतम आएगा और वो कितना आएगा उसे हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तनाव बल ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है और वेग इसको ऐसे मिल रहा है। तो हमने सर्कुलर मोशन के अंदर, वृत्तीय गति के अंदर पढ़ा था कि केंद्र की तरफ लगने वाला कुल बल T मैक्सिमम माइनस mg, दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r त्रिज्या, जो कि लंबाई हो जाएगी। अभी जो v है, यहां वेग कितना होगा? यहां से हमने छोड़ा है तो यहां वेग है 0। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम अनुसार अगर मैं यहां बात करता हूं, यहां इसका वेग 0 है, तो जितनी इसकी स्थिर ऊर्जा में कमी हुई उतनी इसने गतिज ऊर्जा प्राप्त की है, मतलब स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो ऐसा हो जाएगा कि mgl दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और यहां से v की वैल्यू निकालोगे, v स्क्वायर की वैल्यू, तो आ जाएगा 2gl, जिसको मैं यहां रख सकता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl, इसको उठा के हम यहां रख देते हैं। तो t मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू mg इधर प्लस m v स्क्वायर की जगह 2gl
अपॉन एल, ये एल से एल कैंसिल, सॉल्व करोगे 3 mg मैक्सिमम तनाव बल प्राप्त हो जाएगा। इसको उठा के हम यहां रख देते हैं। डेल्टा एल मैक्सिमम के केस में तनाव बल भी क्या होगा, मैक्सिमम 3 mg एल अपॉन क्षेत्रफल, तार का जो क्षेत्रफल होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस वाई क्वेश्चन में गिवन है। ये आ गया मैक्सिमम वृद्धि। दो तार P तथा Q का आयतन समान है, ठीक है, दोनों समान पदार्थ के, समान पदार्थ के मतलब वाई समान है, वॉल्यूम समान है। P की लंबाई Q की लंबाई के 3 गुना है। अच्छा, लंबाई जो P की है वो Q की लंबाई की 3 गुना है, ठीक है। यदि दोनों समान बल से खींचे जाते हैं मतलब बल भी समान है, ये समान है, तो आपसे पूछा है कि लंबाई में वृद्धि का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम है, लंबाई में वृद्धि जो होगी FL अपॉन AY। अब दोनों तार के लिए क्या क्या चीज समान है वो चेक कर लेते हैं। F और Y समान है, मतलब कि ये चीज समान है, तो डेल्टा L समानुपाती लंबाई अपॉन क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल तार की बात करें तो तार का क्षेत्रफल जो होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, तो समानुपाती L अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। कई बार त्रिज्या नहीं देकर व्यास दे देते हैं तो भी रिलेशन वही रहेगा, L अपॉन डी स्क्वायर। ये एक बहुत बड़ा रिलेशन है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट के अंदर, इसको भी याद रखना। लेकिन अभी प्रश्न हमारा ये नहीं है, क्योंकि प्रश्न में न तो लंबाई और न ही ये त्रिज्या के बारे में दे रखा है, उसने आयतन के बारे में दे रखा है कि आयतन समान है। तो यहां से हम सबसे पहले हटाते हैं इसको और आयतन के रूप में लेके आते हैं। लंबाई का रिलेशन दे रखा है, त्रिज्या का नहीं दे रखा है, तो त्रिज्या को हटाना पड़ेगा आयतन के रूप में। तो कैसे हटाएंगे, लंबाई का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो डेल्टा एल समानुपाती लंबाई का ऊपर से गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन एरिया इंटू लेंथ, ये बन जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम दोनों की समान है तो इसको हम हटा सकते हैं। तो यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया एल स्क्वायर, मतलब कि अगर आयतन समान हो तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आ जाएगा। उस केस में ये चीज भी समान होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, लंबाई जैसे लंबाई 3 गुना नहीं देकर क्षेत्रफल अगर 3 गुना दे दिया जाए तो उस केस में भी हम इसको बना सकते हैं। अब हमें क्षेत्रफल को चाहिए, लंबाई नहीं चाहिए, तो हम क्षेत्रफल का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो डेल्टा एल समानुपाती ऊपर गुणा करेंगे तो ए एल आ जाएगा, नीचे आएगा ए स्क्वायर समानुपाती 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब कई बार क्षेत्रफल नहीं देकर त्रिज्या दे दिया जाए तो 1 अपॉन आर की पावर 4, ये बन जाएगा। ये 3 टाइप के इसमें प्रश्न बनते हैं, लेकिन हमारा प्रश्न ये इस टाइप का है। अगर लंबाई 3 गुना हो रही है, P की लंबाई Q की लंबाई के 3 गुना है, तो उसमें वृद्धि डेल्टा एल पी इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल क्यू हो जाएगा, और अनुपात निकालेंगे तो 9:1 प्राप्त हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, दो तार P तथा Q के लिए भार तथा विस्तार के बीच में ग्राफ बनाया गया। इस ग्राफ को हमने पहले भी समझा था। F और डेल्टा एल के बीच में ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, और जो स्लोप होगा वो K वाई ए बाई एल, जो इसका स्लोप है वो ढाल वाई ए बाई एल को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। जिनके पदार्थ तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, मतलब कि y और a समान है, ठीक है। तार P तथा Q प्रारंभिक लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब कि इस L का अनुपात ज्ञात करना है। ढाल हमें प्रश्न में दे रखी है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जो ढाल है, ढाल समानुपाती 1/L, क्योंकि y और a नियत है। तो ठीक है, ढाल कैसे निकालेंगे, इसको ऐसा लिखते हैं, ढाल P की अपॉन ढाल Q की इज इक्वल टू लंबाई Q की लंबाई P की व्युत्क्रमानुपाती है। हमें P और तथा Q की इसका उल्टा चाहिए, लास्ट में उल्टा कर देंगे। ढाल P की, ढाल हमेशा विस्तार अक्ष से लेना है, तो ढाल क्या हो जाएगी इसकी, tan 37 डिग्री अपॉन इसकी हो जाएगी 53 डिग्री, tan 53 डिग्री, ये लंबाई Q अपॉन लंबाई P। 37 डिग्री tan 37 का मान है 3/4, 3/4, और 53 का 4/3, दिस इज इक्वल टू एल क्यू अपॉन एल पी। ये सॉल्व करोगे तो 9/16 आ जाएगा लंबाई Q और P का। हमसे पूछा गया लंबाई P और लंबाई Q का अनुपात हो जाएगा 16/9। बहुत ही सिंपल प्रश्न है।
नेक्स्ट, जब एक तार से 4 किलोग्राम द्रव्यमान लटकाया जाता है तो तार की लंबाई 10 मीटर हो जाती है, मतलब कि ये विस्तारित लंबाई है, मतलब प्रारंभिक लंबाई प्लस वृद्धि है। और जब उसी तार से 4 किलोग्राम तथा 6 किलोग्राम दोनों को लटकाया जाता है तो लंबाई 13 मीटर हो जाती है। ठीक है, मतलब जब तार से हमने एक ब्लॉक लटकाया तब उसकी परिवर्तित लंबाई वो है 10 मीटर, और जब इसी तार से हमने 2 ब्लॉक लटकाए तब लंबाई 13 मीटर हो गई। ठीक है, तो आपसे ज्ञात करना तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, भार बढ़ा रहे हैं, विस्तार अलग अलग हो रहा है, विस्तार भी बढ़ रहा है। तो ठीक है, F समानुपाती डेल्टा L, ये हम जानते ही, तो F चेंज हो रहा है, डेल्टा L चेंज हो रहा है, तो F समानुपाती, आपसे वास्तविक लंबाई पूछी है और विस्तारित लंबाई दे रखी, तो मैं परिवर्तन को लिख सकता हूं, ये विस्तारित लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई। तो L0 हमें ज्ञात करना है, तो हम 2 समीकरण बना लेते हैं और फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब भार 4 kg है, मतलब कि 4 × g है, उस समय लंबाई जो है विस्तारित लंबाई 10 है और प्रारंभिक लंबाई हमने L0 मान लिया है, समीकरण नंबर 1। और जब भार 4 और 6 दोनों है, मतलब कि 10 kg है, उस समय विस्तारित लंबाई 13 मीटर है और प्रारंभिक लंबाई L0 है, समीकरण नंबर 2। दोनों को डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, L0 की वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी। देखिए क्या प्राप्त होती है, 4/10, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस L0 अपॉन 13 माइनस L0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब इसको सॉल्व करेंगे, वज्र गुणा करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो L0 की वैल्यू 8 मीटर प्राप्त हो जाएगी। कई बार इसमें क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपको और भार देकर फिर उसकी लंबाई में परिवर्तन कितना होगा वो पूछ लेते हैं। तो यहां हमें इन दोनों समीकरण से L0 निकालकर और कांस्टेंट निकालकर उसमें पुट करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है, इसलिए ऐसे प्रश्न हमारे नीट में नहीं पूछे जाते हैं। नीट में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा अगला हमारा टॉपिक, अब तक हमने यंग प्रत्यास्था गुणांक पढ़ा था, अब हम लंबाई में परिवर्तन के लिए पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आयतन में परिवर्तन के लिए कौन सा प्रत्यास्था गुणांक है। आयतन में परिवर्तन के लिए प्रत्यास्था गुणांक का नाम है आयतन प्रत्यास्था गुणांक, और प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रतिबल बटे विकृति। तो यहां प्रतिबल आएगा आयतन प्रतिबल और विकृति आएगी आयतन विकृति। प्रत्यास्थ सीमा में ध्यान रखना, जितने भी फॉर्मूले सब प्रत्यास्थ सीमा में अल्प परिवर्तन के लिए आयतन प्रतिबल अर्थात दाब में बदलाव तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। आयतन प्रतिबल सभी दिशाओं से लगने वाला बल प्रति क्षेत्रफल, और जो बल है वो सतह के लंबवत होता है, और सभी दिशाओं से जो बल लग रहा होता है वो बिल्कुल दाब की तरह काम कर रहा है। तो F/A को हम दाब में परिवर्तन भी बोल सकते हैं। आयतन विकृति माइनस डेल्टा V/V, यहां माइनस साइन ये प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे आयतन कम होगा, या दाब कम होगा तो आयतन बढ़ेगा, ये वाइस वर्सा भी है। ये माइनस साइन इस चीज को प्रदर्शित करता है। तो प्रत्यास्था गुणांक जिसका सिंबल कैपिटल के या फिर बी भी होता है, जिसका फॉर्मूला हमें मिल चुका है डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा V/V। माइनस साइन यहां सिर्फ ये प्रदर्शित कर रहा है कि दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है या फिर दाब कम करने पर आयतन बढ़ता है। ऋणात्मक चिन्ह प्रतिबल में वृद्धि से आयतन में कमी को प्रदर्शित करता है। K का मात्रक वही जो प्रतिबल का मात्रक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल कह सकते हैं। नोट, B ठोस द्रव तथा गैस के लिए परिभाषित है। भाई दाब बढ़ाने पर अगर हम आयतन में चेंजेस करें तो ये ठोस द्रव गैस तीनों के लिए परिभाषित है, लेकिन यंग्स प्रत्यास्था गुणांक सिर्फ ठोस के लिए परिभाषित था क्योंकि वहां पर सिर्फ लंबाई में परिवर्तन हो रही है और लंबाई में परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ ठोस में हो सकती है। अब ध्यान से सुने, इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि ठोस द्रव और गैस में बीटा का मान किसके लिए ज्यादा होगा, बीटा है प्रत्यास्था गुणांक जो कि ये बताता है कि किसका प्रत्यास्था गुण ज्यादा है। अब प्रत्यास्था गुण किसका ज्यादा होगा, जिसका अंतराणविक बल प्रबल होंगे, विरोध जो ज्यादा करेगा उसका प्रत्यास्था गुणांक भी ज्यादा होगा। अब ठोस द्रव गैस में उसके अंदर आकार और आकृति में परिवर्तन का विरोध वही ज्यादा करेगा जिसका अंतराणविक बल ज्यादा है, वो है ठोस। तो बीटा का अगर ऑर्डर निकालना चाहूं कि बीटा ठोस का सबसे ज्यादा होगा, फिर द्रव का होगा और सबसे कम गैस का होगा। संपीड्यता, देखो प्रत्यास्था गुण, आयतन प्रत्यास्था गुणांक ये बताता है कि कौन सी वस्तु
अपने आयतन में परिवर्तन का विरोध कर रही है। जिसका प्रत्यास्थ गुणांक जितना ज्यादा होगा उसका विरोध भी उतना ज्यादा होगा। संपीड़ितता ये बोले कि कौन सी वस्तु आसानी से संपीड़ित हो रही है, मतलब विरोध नहीं कर रही है, मतलब ये एक दूसरे का उल्टा हो गया। संपीड़ितता में विरोध नहीं है, प्रत्यास्थ गुणांक विरोध है। तो संपीड़ितता और प्रत्यास्थ आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का संबंध हो गया व्युत्क्रमानुपाती का। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के व्युत्क्रम को पदार्थ की संपीड़ितता कहते हैं। जिसका प्रत्यास्थ गुणांक जितना कम होगा वो अपने अंदर परिवर्तन का विरोध उतना ही कम करेगा और संपीड़ित ज्यादा होगा। C इक्वल टू 1/K। और अगर इसकी विमा निकालनी है तो इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है, पास्कल इनवर्स या मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक या दृढ़ता गुणांक। अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक आकृति में परिवर्तन के लिए है। यहां पर बल स्पर्श रेखीय लगता है और अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात होता है। अपरूपण प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल, बल यहाँ स्पर्श से है, और अपरूपण विकृति वो कोण होता है फाई, जिसकी वैल्यू सापेक्ष विस्थापन अपॉन दूरी के बराबर होता है फाई। ये आपके पास इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। अपरूपण प्रतिबल अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक के लिए दो बातें लिखी हुई है। स्पर्शीय कोण मतलब अपरूपण कोण फाई को हमेशा रेडियन में ले, वैसे हम जानते हैं कोण हमेशा हम फिजिक्स में रेडियन में ही लेते हैं। यह केवल ठोस के लिए परिभाषित है। द्रव तथा गैस के लिए ईटा का मान 0 होता है, क्योंकि उनका रूप, उनका जो आकृति है वो पात्र के बदलने से बदल जाती है, उसके लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ पर हम ठोस की आकृति में जो चेंज कर रहे हैं वो बल लगा के किया जा रहा है, ठीक है। तो द्रव और गैस के लिए ईटा का मान 0 होगा। नेक्स्ट, पॉइजन निष्पत्ति। अब तक हमने क्या समझा था कि जब भी किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तित कर रहे थे तो हम सिर्फ उसकी लंबाई में परिवर्तन को चेक कर रहे थे, त्रिज्या में परिवर्तन को चेक नहीं करते। जैसे कि मैं अगर किसी तार को खींचता हूं तो लंबाई बढ़ रही है, साथ साथ उसकी त्रिज्या कम हो रही है, लेकिन लंबाई में परिवर्तन इतना ज्यादा नहीं कर रहे, बहुत अल्प परिवर्तन के लिए पड़ रहे हैं, तो उसकी त्रिज्या में परिवर्तन भी कम होगा। लेकिन अब हम यहां पर उसको लेके चलेंगे साथ साथ। प्रत्यास्थ सीमा में अनुप्रस्थ विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को पॉइजन निष्पत्ति कहते हैं। जैसे एक तार है जिस पर मैंने बल लगा रखा है और लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है वो बल की दिशा के समांतर है, इसलिए लंबाई में परिवर्तन या लंबाई में विकृति को अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। जबकि त्रिज्या में विकृति जो हो रही है वो बल की दिशा के लंबवत है, इसलिए इसको अनुप्रस्थ विकृति कहते हैं। अनुप्रस्थ पार्श्व विकृति जो कि त्रिज्या में है या व्यास में है, अनुदैर्घ्य रेखीय विकृति जो कि लंबाई में है। तो देखिए बीटा इज इक्वल टू ये जो बीटा और अल्फा की वैल्यू है ये हमने यहां अलग अलग निकाली है। बीटा है अनुप्रस्थ मतलब कि त्रिज्या में या फिर व्यास में, माइनस डेल्टा डी बाई डी, ठीक है। ये अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा प्रारंभिक है, इसके लिए कोई इतनी आवश्यकता नहीं, बस इतना काफी, माइनस डी बाई डी। और जो अनुदैर्घ्य विकृति डेल्टा एल बाई एल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोनों का अनुपात निकालेंगे हमें सिग्मा मिल जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके लिए माइनस डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल। कई बार त्रिज्या के रूप में भी लिखा जा सकता है माइनस डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। ये इसका सैद्धांतिक और प्रायोगिक मान है, इसको आप सिर्फ पढ़ लें, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी ये अब नहीं पूछा जाता है, पहले ये पूछा जाता था, लेकिन फिर भी दिमाग में रखें -1 से 0.5 सैद्धांतिक मान है और प्रैक्टिकल जो इसकी वैल्यू है वो 0.2 से 0.4 है। ये दो और चीजें हैं, वाई के ईटा सिग्मा, यंग्स प्रत्यास्थ गुणांक, बल्क आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, और इस पर ये स्पर्श रेखीय प्रत्यास्थ गुणांक या फिर हम कह सकते हैं इसको अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक और सिग्मा पॉइजन निष्पत्ति। इनके बीच में जो रिलेशन है वो ये 3 रिलेशन है, इनको भी आपको याद रखना है। इस पर प्रश्न एम्स में पूछे जाते थे, है ना, और अब जैसे एम्स और नीट 1 हो चुका है तो इस पर प्रश्न नहीं आते, फिर भी मैं आपको इन पर एक एक प्रश्न करा दूंगा ताकि आपको याद रहे कि अगर बाई चांस पे प्रश्न आता तो कैसा आएगा। फिर भी इसको दिमाग में रख लेना, y इक्वल टू 3k 1 - 2 सिग्मा, y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, और 9 बाई इन तीनों को मिलाकर 9 बाई वाई इक्वल टू 3 बाई ईटा प्लस 1 बाई के। अंतर परमाणु बल नियतांक।
जो अणुओं के मध्य बल लगते हैं उसमें जो बल नियतांक आता है K, उसकी वैल्यू हमने यहाँ लिखी है K इज इक्वल टू वाई इंटू आर नॉट, जहां वाई यंग प्रत्यास्थ गुणांक और आर नॉट अंतर परमाणुक दूरी है। इन दोनों पर मैं आपको एक एक प्रश्न करा दूंगा, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने अब जो पढ़ा है बीटा, ईटा और सिग्मा, उन पर आधारित कुछ प्रश्न। एक टंकी में भरे द्रव के 100 लीटर आयतन में इतने प्रतिशत की कमी करने के लिए उस पर आरोपित दाब में वृद्धि करनी होगी। बीटा का मान दे रखा है, तो हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी। हमें दाब में वृद्धि पूछा है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा गुणा माइनस डेल्टा वी बाई वी, ये आपसे पूछा गया। बीटा की वैल्यू हमारे पास में 2100 MPa, एम मतलब मेगा पास्कल, 2100 इंटू 10 की घात 6 मेगा पास्कल। डेल्टा वी बाई वी कमी है, तो कमी, ये जो कमी हुई वो माइनस साइन के साथ में आ जाएगी, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। डेल्टा वी बाई वी ये तो है प्रारंभिक आयतन, और ये प्रतिशत परिवर्तन, तो मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं यहां से डायरेक्ट ये निकाल सकता हूं। प्रतिशत से भिन्नात्मक लाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, 0.002 डिवाइड बाई 100। ये इसको हटाऊंगा, नीचे आ जाएगी पावर 3, 3 और 2 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2100 गुणा 10 गुणा 2, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 42 इंटू 10⁻³ पास्कल या 42 किलो पास्कल। नेक्स्ट, एक गोलाकार वस्तु के लिए आयतन प्रत्यास्थ गुणांक K, मतलब बीटा के वैल्यू आपको K दे रखा है, इस पर एक समान दाब बल P लग रहा है। ज्ञात कीजिए आयतन में भिन्नात्मक कमी, ठीक है। आयतन में भिन्नात्मक कमी, जैसे कि हम फॉर्मूला जानते हैं, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा P माइनस डेल्टा V बाई वी, तो यहां से हमें माइनस डेल्टा V बाई वी मिल जाएगा। डेल्टा P आरोपित दाब अपॉन आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। तो पहला प्रश्न जो है आयतन में भिन्नात्मक कमी, भिन्नात्मक मतलब ये हो गया, कमी मतलब माइनस हो गया, तो माइनस डेल्टा V बाई वी की वैल्यू में मिल जाएगी। आरोपित दाब P दाब लग रहा है, P अपॉन बीटा की वैल्यू K दे रखा है, आंसर। त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी, गोलाकार वस्तु है, तो गोलाकार वस्तु के लिए हम जानते हैं आयतन जो होता है प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहां से हम अगर भिन्नात्मक लिखें, डेल्टा V बाई वी इज इक्वल टू, ये पावर बाहर आ जाती है, 3 इंटू डेल्टा R बाई आर, और यहां से डेल्टा R बाई आर की वैल्यू हो जाएगी 1/3, 1/3 हो जाएगी आयतन भिन्नात्मक परिवर्तन के, ठीक है। तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं माइनस साइन इसका, तो डेल्टा R बाई आर दिस इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा V बाई वी, तो आ जाएगा P बाई K। अगला प्रश्न इसके अंदर, घनत्व में भिन्नात्मक परिवर्तन। हम जानते हैं घनत्व का आयतन का क्या रिलेशन होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो घनत्व व्युत्क्रमणुपाती आयतन के, तो माइनस डेल्टा, सॉरी डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई वी, ये रिलेशन आ जाएगा। तो घनत्व में भिन्नात्मक परिवर्तन की वैल्यू माइनस डेल्टा V बाई वी के बराबर है, जो कि हमारे पास में ऑलरेडी है P बाई K, तो यहाँ आ जाएगा P बाई K। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न में आते हैं इसके अंदर में। नेक्स्ट, इसमें रबड़ के लिए आयतन प्रत्यास्थ गुणांक 9 इंटू 10 की घात 8 दे रखा आपको। रबर की गेंद को तालाब में कितनी गहराई तक ले जाया जाए ताकि उसके आयतन में परिवर्तन 0.1% हो जाए, तो ठीक है। जैसे जैसे रबर की गेंद को पानी के अंदर लेके जाएंगे, उस पर दाब में जो लग रहा है, दाब में परिवर्तन जो होगा वो होगा ρgh। पानी के दाब के, पानी के वेट की वजह से जो दाब में परिवर्तन होगा वो होगा ρgh, तो मतलब दाब में परिवर्तन हमारे पास में आ गया ρgh। बाकी हमारे पास फॉर्मूला है टोटल, उसमें रख सकते हैं। आपसे पूछा है इसके अंदर कितनी गहराई तक ले जाया जाए, तो मतलब इस h की वैल्यू को पूछा है, तो डेल्टा P इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा गुणा माइनस डेल्टा V बाई वी। डेल्टा P है ρgh, बीटा गुणा ये दे रखा आयतन परिवर्तन 0.1%, तो इसको लिख सकता हूं मैं 0.1 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करना है। रो
पानी है तो पानी के लिए घनत्व 10 की घात 3, जी की वैल्यू 10, एच हमें ज्ञात करना है, बीटा आपको दे रखा है 9 इंटू 10⁸, इसको सॉल्व करोगे 10 की घात -3 बन जाएगा। तो ये हो गया 10 की घात 5 और यहाँ 4, तो कैंसिल होकर यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 कैंसिल होकर यहाँ 10 बच जाएगा और 9 यहाँ है ही ऑलरेडी, तो इसका आंसर आ जाएगा h = 90 मीटर। तो 90 मीटर पर जाने पर आयतन प्रतिशत कमी हो जाएगी, वो 0.1% कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, समुद्र की औसत गहराई आपको दे रखी है, जल की संपीडितता दे रखी है और घनत्व दे रखा है। समुद्र के तल पर, तल मतलब जमीन पर, जल में भिन्नात्मक संपीड़न ज्ञात कीजिए, मतलब -ΔV/V, आयतन में कमी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो -ΔV/V जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ΔP/β। आपसे ये पूछा गया है, ΔP जो मिलेगा आपको ρgh/β, ये 1 बीटा की वैल्यू नहीं देगी, संपीड़िता गिवन है, मतलब कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/β और इसकी वैल्यू हम जानते हैं, यह कहलाता है संपीड़िता। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान, रो की वैल्यू देगी 10 की पावर 3 और जी की वैल्यू 10, कितना डेप्थ में लगे गहराई में 3000 इंटू ये 1/β, ये बन जाएगा संपीड़िता सी, जिसकी वैल्यू है हमारे पास में 5 × 10⁻⁻10। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये 5 और 3 तो हो गया 15, 3 4 5 6 7 और ये -10, तो -3 आ गया। 1.5 × 10 की घात -2, ये भिन्नात्मक परिवर्तन आ गया आयतन में या संपीड़न। नेक्स्ट प्रश्न, 5 सेंटीमीटर भुजा के एक रबर के घन के निचले फलक को स्थिर रखा जाता है तथा 1800 न्यूटन का स्पर्शरेखीय बल ऊपरी फलक पर लगाया जाता है। ठीक है, अपरूपण प्रतिबल तथा ऊपरी सतह का नीचे की सतह के सापेक्ष विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक, अपरूपण प्रतिबल का जो हमारे पास में फॉर्मूला है, अपरूपण प्रतिबल बराबर स्पर्श रेखीय बल जो कि आपको दे रखा 1800 न्यूटन अपॉन क्षेत्रफल जिस पर बल लगाया गया है। तो ऊपरा जो फलक है घन के कारण ऊपरी जो फलक है वो वर्गाकार सतह होगी और वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहां हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1800 न्यूटन बल और क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर 5 × 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, ये -4 आएगा ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो 18/5 का स्क्वायर 25 × 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये अपरूपण प्रतिबल ज्ञात हो चुका है। अब आपको विस्थापन ज्ञात करना है, तो विस्थापन का जो फॉर्मूला आता है वो आता है अपरूपण विकृति में x/l, तो x = हो जाएगा phi × l। l हमारे पास में लंबाई दे रखी 5 सेंटीमीटर, कहीं से phi मिल जाए तो x ज्ञात हो जाएगा और phi निकालने का तरीका हमारे पास, विकृति निकालने का तरीका है हमारे पास में प्रतिबल जो होता है वो विकृति गुणांक प्रत्यास्थ गुणांक के बराबर होता है। तो हमारे को विकृति मिल जाएगी प्रतिबल बटे गुणांक। तो प्रतिबल आपको निकाल चुके हैं अपन यहाँ पर, ये रहा प्रतिबल। इस प्रतिबल को हम अगर भाग दे दें विकृति से तो मैं प्रतिबल को भाग दे दें ईटा से तो मैं विकृति प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं, x = phi × l और phi जो मिलेगा हमें यहां से मिल जाएगा, ये रहा phi को निकालने का तरीका 18/25 × 10 की घात 6, ये तो हमने प्रतिबल लिख दिया। प्रतिबल भाग ईटा, ईटा की वैल्यू हमारे पास में है 2.4 × 10 की घात 6, ये रहा। अगर मुझे विकृति चाहिए, विकृति कैसे निकालूंगा, प्रतिबल में ईटा का भाग दे दूंगा, तो प्रतिबल हमने निकाल लिया था और ईटा हमें दे रखा, इसको भाग दे दिया, गुणा लंबाई 5 × 10 की घात -2, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब इसको जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये पॉइंट हटा दूं तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 180 भाग 24 × 25 × 5 × 10 की घात -2 और ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार
सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 24 इंटू 5 120 आ जाएगा 6/4 3/2 1.5 गुणा 10 की घात -2 मीटर, या मैं ऐसा कह सकता हूं 1.5 सेंटीमीटर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, खींचने पर एक तार की लंबाई में वृद्धि आपको दे रखी है। यदि पॉइजन निष्पत्ति 0.4 है तो व्यास में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, व्यास में प्रतिशत कमी हो जाएगी सिग्मा गुणा लंबाई में प्रतिशत वृद्धि। सिग्मा आपको दे रखा है 0.4 और लंबाई में प्रतिशत वृद्धि दे रखी है 0.025%। सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 0.01% आंसर। नेक्स्ट, धातु के लिए आयतन प्रत्यास्थ गुणांक आपको दे रखा है, पॉइजन निष्पत्ति दे रखी है, परमाणुओं के बीच औसत दूरी दे रखी है, अंतर परमाणु बल नियतांक पूछा है। ये वही प्रश्न है जो मैं बताता, इसको आपको याद रखना है। आपसे अंतर परमाणु बल नियतांक पूछा है, जिसका फॉर्मूला Ka = y गुणा R0 होता है। R0 की वैल्यू ये रहा 3 एंगस्ट्रॉम। अब y की वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं दे रखी है, y के लिए आपको आयतन प्रत्यास्थ गुणांक और पॉइजन निष्पत्ति दे रखा है। तो y के लिए हमें मालूम है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, 3k 1 - 2 सिग्मा। k और सिग्मा की वैल्यू को यहां से रख के यहां से इसमें रखेंगे, y मिलेगा, फिर y को इसमें रखेंगे, आपको k मिल जाएगा। तो 3 गुणा 10 की घात 10 1 - 2 इंटू 0.2, यह जगह 0.4 1 - 0.4 0.6 हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की घात 10, ये आपको y मिल गया। इसको उठा कर अगर मैं यहां रखता हूं 1.8 इंटू 10 की घात 10 और R0 की वैल्यू 3 एंगस्ट्रॉम है, 10 की घात -10, ये कैंसिल आउट। सॉल्व करोगे 5.4 न्यूटन पर मीटर आंसर। बहुत ही सिंपल प्रश्न आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इसके अंदर। नेक्स्ट, एक पदार्थ के लिए आयतन प्रत्यास्थ गुणांक आपको दे रखा है, मतलब कि ये k की वैल्यू दे चुके हैं, अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक ईटा दे रखा है, पॉइजन निष्पत्ति पूछी है। इन तीनों के बीच में हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, हाँ y से कनेक्टेड है। जैसे y = हम जानते हैं 3k 1 - 2 सिग्मा और y = 2 ईटा 1 + सिग्मा। हमारे पास में k है, ईटा है, सिग्मा पूछा है। तो अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं, क्योंकि दोनों y का ही फॉर्मूला, इक्वेट करके हम सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब कि 3k 1 - 2 सिग्मा दिस इज इक्वल टू 2 ईटा 1 + सिग्मा। अब यहां से हम सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सारे वैल्यू में दे चुके हैं, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आपको मिल जाएगी -0.25। अब तक हमने प्रत्यास्थ गुणांक के बारे में पढ़ा था, अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तार में अगर हम वृद्धि करते हैं तो जो लगाया गया बल है वो अंतर आणविक बल प्रत्यानयन बल के विरुद्ध लगाया जाता है, और जब भी किसी बल के विरुद्ध बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य उसमें कुछ न कुछ रूप में संचित रहता है। उसी के बारे में हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तार को खींचने में किया गया कार्य या फिर खींचे हुए तार की स्थितिज ऊर्जा, मतलब जो कार्य किया जाएगा वो उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा। जब एक तार को खींचते हैं तो अंतर आणविक बलों के विरुद्ध कार्य किया जाता है, जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। अभी मैं इसको ये बताने से पहले आपको इसको शॉर्ट में समझाता हूं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो तार के अंदर प्रत्यानयन बल है वो बिल्कुल स्प्रिंग के भांति व्यवहार करता है, तो मैं इसको स्प्रिंग के रूप में रिप्लेस कर देता हूं। ये स्प्रिंग और ये बल लगा रखा हमने F। जो ऊपर की तरफ बल लगता है स्प्रिंग बल, वो kx लगता है। यहाँ भी जो हम बल लगा रहे हैं वो स्प्रिंग बल के विरुद्ध है और किया गया कार्य हाफ kx² है जो इसमें संचित होता है। तो यहाँ किया गया कार्य हाफ kx² जो स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर है, यहाँ जो बल लग रहा है प्रत्यानयन बल, उसकी भी वैल्यू YA/L k गुणा डेल्टा L होता है। ये भी इसके विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो इसमें भी ऊर्जा जो संचित होगी ये बिल्कुल kx की तरह है। ये k है और ये x है,
तो इस तार में, तार को खींचने में जो किया गया कार्य है वो तार की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, जिसका नाम है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी भी वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। और जैसे कि हम जानते हैं के की वैल्यू होती है वाई ए बाई एल, और एक्स हम कहते हैं डेल्टा एल को, डेल्टा एल का होल स्क्वायर आंसर। तो आपको इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी जानते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, के की वैल्यू यहाँ पर वाई ए बाई एल हो जाएगी और एक्स डेल्टा एल। अब इसका डेरिवेशन वो मैंने आपको यहाँ बता रखा है, जो बल है वो है के एक्स और परिवर्तनशील बल है तो किया गया समाकलन से ज्ञात होता है। तो समाकलन करेंगे तो हमें ये बल मिल जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ वाई ए बाई एल डेल्टा एल का होल स्क्वायर। एक तो इसका ये फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। हम वर्क और एनर्जी में इसके दो फॉर्मूले और पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एफ स्क्वायर बाई 2k और एक पढ़ते हैं हाफ एफ एक्स। हमारे लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हाफ एफ एक्स। ठीक है, कैसे आता है इसको मैं यहां पर भी बता देता हूं। हाफ वाई ए बाई एल डेल्टा एल का होल स्क्वायर, ये हमने अभी डिराइव किया है, और इसको हाफ एफ डेल्टा एल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखिए। हमने पिछले स्लाइड में देखा था हाफ वाई ए बाई एल डेल्टा एल का होल स्क्वायर। हम जानते हैं जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक है वो होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, और अगर मैं कहूं तो ए को इधर भेजे एल को नीचे भेजे हैं तो एफ अपॉन डेल्टा एल वाई ए बाई एल मिल जाएगा। मतलब मैं वाई ए बाई डेल्टा एल की जगह एफ अपॉन डेल्टा एल रख सकता हूं, सॉल्व करूंगा तो ये मिल जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने लिए, जनरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं। अब इसको आयतन में हमें लिखना हो, क्यों? क्योंकि अगर मैं ऊर्जा घनत्व याद करना चाहूं तो ऊर्जा घनत्व होता है ऊर्जा बटे आयतन। तो इसको अगर मैं आयतन के फॉर्म में लिख दूं पहले से तो कि ऊर्जा घनत्व याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यहां पे हाफ एफ डेल्टा एल है, तो मैं क्या काम कर रहा हूं, ए का ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं। तो ए मैंने एफ के नीचे भेज दिया और साथ में गुणा कर दिया, और डेल्टा एल के नीचे मैंने एल लिख दिया और एल का गुणा कर दिया। तो ये तो बन गया आयतन। एफ बाई ए बन जाएगा प्रतिबल और डेल्टा एल बाई एल बन जाएगा विकृति। तो किया गया कार्य संचित ऊर्जा हो जाएगी हाफ प्रतिबल विकृति गुणा आयतन। और हम प्रतिबल के बारे में जानते हैं, जो प्रतिबल होता है वो प्रतिबल हुक के नियम के अनुसार विकृति इंटू यंग प्रत्यास्थ गुणांक वाई होता है। तो मैं प्रतिबल को विकृति और वाई के रूप में बदल सकता हूं या विकृति को प्रतिबल और वाई के रूप में बदल सकता हूं, और ये फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाता हूं। उससे पहले ये जो हमने लिखा है इसको भी पढ़ लें। तार को खींचने में किया गया कार्य तार में प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा घनत्व। तार में संचित प्रति एकांक आयतन स्थिर ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो ऊर्जा बटे आयतन, और ऊर्जा हमने अभी निकाला था हाफ प्रतिबल विकृति इंटू आयतन। इसको आयतन से डिवाइड करेंगे तो आयतन कैंसिल हो जाएगा, हाफ प्रतिबल इंटू विकृति बन जाएगा। आपको मेनली ये फॉर्मूला याद रखना है, हाफ प्रतिबल इंटू विकृति। जैसे जो ऊर्जा का फॉर्मूला है या कार्य का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको हम बदल सकते हैं हाफ एफ एक्स के फॉर्म में। और ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला है ऊर्जा एनर्जी डेंसिटी, उसका आपको ये रखना है हाफ प्रतिबल गुणा विकृति। और अगर आप उसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हैं। आप याद रखो और भी अच्छी बात है, क्योंकि तीन फॉर्मूले और तीनों याद हैं तो हमें टाइम नहीं लगेगा कन्वर्जन के अंदर। प्रतिबल को मैं विकृति गुणा वाई लिख सकता हूं, तो आ जाएगा हाफ वाई विकृति का होल स्क्वायर। और अगर मैं विकृति को प्रतिबल बटे वाई लिखूंगा तो प्रतिबल का होल स्क्वायर अपॉन 2y आ जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले फेमस हैं। अब हम ये ग्राफ ऑलरेडी बना चुके हैं कि प्रतिबल और विकृति के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन आता है प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, जिसका ढाल यंग प्रत्यास्थ गुणांक को परिभाषित करता है। और अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल, यहां जो क्षेत्रफल बन रहा है वो त्रिभुज का बनना है, जिसका क्षेत्रफल होता है हाफ आधार इंटू ऊंचाई, आधार विकृति ऊंचाई प्रतिबल। मतलब कि जो इसका क्षेत्रफल होगा ग्राफ का वो ऊर्जा घनत्व को परिभाषित करेगा, और ढाल जो परिभाषित करेगा वो यंग प्रत्यास्थ गुणांक को। स्थितिज ऊर्जा घनत्व प्रतिबल विकृति वक्र के अंदर का क्षेत्रफल।
और यंग प्रत्यास्थ गुणांक प्रतिबल विकृति का ढाल। ढाल कहां से लेना है? विकृति अक्ष से। नेक्स्ट, अब जो हमने पढ़ा इस पर प्रश्न देख लेते हैं एक बार। एक तार की लंबाई 0.04% की वृद्धि होती है तो तार में संचित स्थिर ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। तो ऊर्जा घनत्व के हमारे पास में फॉर्मूले 3 है, लेकिन क्या चीज दे रखी है? वाई दे रखा है और विकृति दे रखी है। वाई विकृति के रूप में है हाफ वाई इंटू विकृति का होल स्क्वायर। वाई दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁹। विकृति जो दे रखी है प्रतिशत में देख रही है, तो प्रतिशत से भिन्नात्मक में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। 0.04 डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। पावर होगी 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर नहीं 10⁴ का स्क्वायर करेंगे 10⁸ हो जाएगा, और ये 9 है तो सिंपल ऊपर एक 10 बचेगा, इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 160 जूल पर मीटर क्यूब ऊर्जा घनत्व। एम द्रव्यमान का एक बक्सा 2 द्रव्यमान रहित तार पी तथा क्यू से चित्रण उसका लटकाया गया है। पी तथा क्यू में प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों में जो ऊर्जा संचित होगी उसका अनुपात ज्ञात करना है। आपको लंबाई, त्रिज्या और वाई दे रखा है। ठीक है, दोनों तार द्रव्यमान रहित है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तार पर जो बल लग रहा होगा वो बल समान लग रहा होगा, एफ बल समान होगा। ठीक है, एफ समान है तो इसको हम साथ में लेके चलेंगे। स्थिर ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी वो होगी हाफ। हम ऐसा ही फॉर्मूला ले जहां एफ आता है, तो मैं इसको लिख देता हूं एफ डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल का फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी है एफ एल अपॉन ए वाई। अब दोनों तार के लिए क्या क्या चीज कॉमन होगी? एफ चीज कॉमन है, लंबाई अलग है, त्रिज्या अलग है, वाई अलग है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लंबाई अपॉन क्षेत्रफल, मतलब कि आर स्क्वायर वाई। अब दोनों तार का पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी P में अपॉन पोटेंशियल एनर्जी Q में, लंबाई के समानुपाती है तो लंबाई P की और लंबाई Q की अनुपात हो जाएगा L अपॉन L2L गुणा। अब इनका वित्त अनुपाती तो उल्टा लिखना है, त्रिज्या Q की लिखी जाएगी 2R अपॉन R होल स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थ गुणांक भी वित्त अनुपाती है तो उल्टा लिखा जाएगा 2y अपॉन y। सॉल्व कर लेते हैं, ये L से L कैंसिल, R से R कैंसिल, Y से Y कैंसिल, ये 1/2 है, ये कैंसिल हो गया इससे, यहां बच गया 2 का स्क्वायर, 4:1। आंसर बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं इसके अंदर। 4 मीटर लंबाई की स्टील की तार को 2 मिलीमीटर तक खींचा जाता है। तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक दे रखा है। तार का ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी आपसे पूछे वो हमें पास में है हाफ। अब क्या क्या दे रखा है? वाई दे रखा है, तो मैं वाई वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, वाई इंटू विकृति का होल स्क्वायर, और वाई की वैल्यू है हमारे पास में 2 गुणा 10⁻11। विकृति होगी डेल्टा एल बाई एल, कितना खींचा जाता है 2 मिलीमीटर, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है 2 गुणा 10⁻³ प्रारंभिक लंबाई 4 मीटर का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल और ये 2 से ये 4 कैंसिल 2 टाइम्स, 1/2 1/4 हो जाएगा, मतलब कि 0.25 हो गया। और यहाँ 10⁻11 है, यहाँ 10⁻6 है तो 10⁻5 हो गया, तो आ गया 2.5 गुणा 10⁻4 जूल पर मीटर क्यूब। ये ऊर्जा घनत्व हो गया। सेकंड पूछा इसमें ऊर्जा, संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा हो जाएगी ऊर्जा घनत्व गुणा आयतन। ऊर्जा घनत्व हम निकाल चुके हैं 2.5 इंटू 10⁻4, आयतन क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्षेत्रफल दे रखा आपको 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻6, और आयतन में लंबाई हो जाएगी 4। 25 चौके 100 सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 0.2 जूल ऊर्जा। आंसर बहुत ही सिंपल प्रश्न है, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न बनते हैं इस पर। लास्ट टॉपिक चैप्टर का प्रतिबल विकृति वक्र।
यंग ने प्रतिबल और विकृति का वक्र आपको एक प्रैक्टिकली बताया था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, स्टील के तार को छत से लटकाकर और स्टील के जो फ्री एंड है उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के भार को लटकाकर प्रतिबल और विकृति के बीच में ग्राफ बनाया था, जिसको हमें समझना है। उसने क्या देखा था कि अल्प परिवर्तन के लिए स्टार्टिंग में जैसे जैसे प्रतिबल को बढ़ाया जा रहा है विकृति भी बढ़ती है और सरल रेखीय अनुपात में बढ़ती है। मतलब कि सरल रेखा प्राप्त होती है हमें स्टार्टिंग में। मतलब कि जिस अनुपात में मैं प्रतिबल बढ़ा रहा हूं उसी अनुपात में विकृति चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये प्रतिबल और विकृति का आपको स्टार्टिंग में जो ग्राफ है वो समानुपाती का ग्राफ मिलता है। क्या इस समानुपाती के ग्राफ में वस्तु प्रत्यास्थ है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए अगर मैं प्रतिबल को वापस डिक्रीज करते करते जीरो करता हूं तो विकृति भी वापस डिक्रीज होते होते जीरो हो जाती है। इसका तात्पर्य क्या है कि O से A तक जो हमें सरल रेखा प्राप्त हो रही है प्रतिबल और विकृति के मध्य, उस सीमा में वस्तु प्रत्यास्थ की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है। मतलब बल लगाओ तो उसमें परिवर्तन आएगा, बल हटाओ तो विकृति वापस शून्य हो जाएगी, मतलब कि वो मूल अवस्था प्राप्त कर लेगा। इस A पॉइंट के बाद अगर मैं थोड़ा सा भी और प्रतिबल बढ़ाता हूं तो विकृति बढ़ती है, लेकिन समानुपाती नहीं, थोड़ा कर्व में बढ़ती है। ठीक है, थोड़ा सा कर्व में बढ़ती है। क्या इस A to B के अंदर भी वस्तु प्रत्यास्थ है? उसको कैसे चेक करेंगे? वापस से बल हटाओ, प्रतिबल को शून्य करो तो विकृति भी वापस शून्य हो जाती है। इसका मतलब वस्तु अभी भी प्रत्यास्थ है। तो O से लेकर B तक, O से B तक इसको दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से दो भाग? O से A और A से B। ये भी प्रत्यास्थ है, ये भी प्रत्यास्थ है, लेकिन O से A समानुपाती है और A से B समानुपाती नहीं है। O से A के बीच में वक्र रेखिक है तथा इस क्षेत्र में हुक के नियम का पालन किया जाता है समानुपाती का। इस क्षेत्र में ठोस प्रत्यास्थ वस्तु की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और A से B में भी वस्तु प्रत्यास्थ है, लेकिन ये समानुपाती चिन्ह नहीं है। अब अगर B से और ज्यादा मैं अगर प्रतिबल लगाता हूं, B से और ज्यादा मैं प्रतिबल लगाता हूं तो क्या होता है? जैसे ही मैंने B से थोड़ा सा और प्रतिबल लगाया तो विकृति में परिवर्तन बहुत ज्यादा आया। किसकी तुलना में? O से B की तुलना में। देखिए, अगर मैं सिर्फ ये वाला भाग लेता हूं, मैंने इतना परिवर्तन किया प्रतिबल में तो विकृति में परिवर्तन इतना आया। लेकिन मैं अगर इधर देखूं इतना ही कि मैंने प्रतिबल में परिवर्तन उतना ही किया जितना पहले किया था, लेकिन विकृति में परिवर्तन ज्यादा आया। और विकृति में परिवर्तन ज्यादा आने का मतलब कि विरोध कम हुआ है। और विरोध कम हुआ इसका मतलब प्रत्यास्थ सीमा से परे चला गया है। मतलब B के बाद वस्तु प्रत्यास्थ नहीं रहती। ये हमने ग्राफ से समझा। इसको कैसे समझ सकते हो कि B से ज्यादा प्रतिबल दे रहा हूं और वापस बल को हटाता हूं तो वस्तु प्रारंभिक अवस्था में नहीं आकर उसमें कुछ परमानेंट स्थायी रूप से विकृति रह जाती। जैसे कि C बिंदु पर प्रतिबल मैंने शून्य किया तो विकृति शून्य नहीं होकर उसमें एक परमानेंट स्थायी रूप से विकृति रहेगी। मतलब B के बाद वस्तु अप्रत्यास्थ या फिर प्लास्टिक वस्तु की भांति व्यवहार कर रही है। तो B वो पॉइंट हो गया जिसके बाद में वस्तु प्लास्टिक या अप्रत्यास्थ वस्तु की भांति व्यवहार करती, इसलिए B बिंदु को पराभव बिंदु बोलते हैं। ऐसा बिंदु जिसके परे वस्तु प्लास्टिक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो B हो गया पराभव बिंदु और B बिंदु से संबंधित वस्तु प्रत्यास्थ रहेगी। ठीक है, अच्छा, इसमें और के बात ध्यान रखनी है D और E पॉइंट। D पॉइंट का मतलब है कि वस्तु पर हम अधिकतम कितना प्रतिबल लगा सकते हैं, मतलब कि भंजन सामर्थ्य। ठीक है, भंजन सामर्थ्य मतलब इस पर हम कितना अधिकतम बल आरोपित कर सकते हैं, प्रतिबल आरोपित कर सकते हैं, वो D पॉइंट है। अगर एक बार हमने भंजन बिंदु तक वस्तु को लेके आ गए, उसके बाद वस्तु का टूटना फिक्स हो जाता है। D के बाद अगर मैं प्रतिबल कम भी करता हूं तब भी वस्तु टूटने की ओर चली जाती है। ये बात बहुत समझने वाली बात है। भाई इतना तो हमें समझ में आ गया। मान लो किसी वस्तु पर भंजन प्रतिबल है 10
और अगर मैं इसमें 20 लगा दूंगा तो ऑब्वियसली बात है टूटेगा। लेकिन 0 से बढ़ाते 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 मैं 10 तक ले गया, 10 तक ले जाने के बाद फिर मैं बढ़ा नहीं रहा हूं, कम कर रहा हूं, तब भी वस्तु टूटने की ओर जाएगी, क्योंकि आपने उसको भंजन सामर्थ्य दे दिया। भंजन सामर्थ्य मतलब क्या हुआ, अणुओं के मध्य में हमने दूरी इतनी चेंज कर दी, अणुओं के मध्य दूरी इतनी चेंज कर दी कि उनके बीच में लगने वाला अंतर आणविक बल नगण्य हो गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। और नेग्लिजिबल हो गया है तो उसके बाद अगर हम हल्का सा भी बल और लगाएंगे, कम कर रहे हैं भले 10 से 9 भी कर रहे हैं, लेकिन 9 तो बल लगा रहे हैं ना, ये बल का काम क्या होगा, दूरी बढ़ाना, तो वस्तु टूटने की ओर चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखोगे, एक बार हमने भंजन सामर्थ्य दे दिया, उसके बाद प्रतिबल कम भी करोगे तो वस्तु टूटने की ओर जाएगी। और ई बिंदु वो है जो भंजन बिंदु कहलाता है, जहां वस्तु टूट जाती है। तो इसको पूरा एक साथ समझा रहा हूं, ओ से ए समानुपाती सीमा, ए से बी समानुपाती सीमा नहीं है, ओ से बी प्रत्याश सीमा है, बी से डी अप्रत्याश सीमा है, डी भंजन सामर्थ्य है ना, और बी बिंदु पराभव बिंदु जिसके ऊपर ऊपर वस्तु अप्रत्याश व्यवहार करने लग जाती है, ई भंजन बिंदु। अब इसमें 2 बातें और ध्यान रखोगे, जो वर्ड आते हैं वो है एक तो तन्य पदार्थ और एक भंगुर पदार्थ। देखो इस ग्राफ में प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि ये डी बिंदु क्या बताता है, भंजन सामर्थ्य। भंजन सामर्थ्य मतलब कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कोई पदार्थ कितना ज्यादा प्रबल है, कितना ज्यादा मजबूत है, वो भंजन सामर्थ्य से बताएंगे। कि मान लो 2 पदार्थ दे रखे, एक का भंजन सामर्थ्य ज्यादा, एक का भंजन सामर्थ्य कम है, तो कौन मजबूत हुआ, जिसका भंजन सामर्थ्य ज्यादा है। ठीक है, और ये जो स्टार्टिंग का OA का जो ग्राफ है, इसका ढाल क्या बताएगा, प्रत्यास्थ गुणांक को, मतलब कि प्रत्यास्थ कौन कितना ज्यादा है वो इसका ढाल बताएगा। तो इसका ढाल बताएगा प्रत्यास्थ को, और ये भंजन सामर्थ्य बताएगा मजबूताई को। और अगर वस्तु का प्रत्यास्थ ये अप्रत्यास्थ सीमा छोटी है, मतलब कि प्रत्यास्थ के बाद तुरंत भंजन बिंदु आ जाता है, तो वस्तु को बोला जाता है भंगुर। जैसे कांच का गिलास समझ लो, कांच के गिलास पर अगर हम फोर्स लगाए तो कभी ऐसा नहीं होता कि कांच का गिलास फैल कर टूट रहा है, या तो वो जैसा है वैसा रहेगा या फिर टूट जाएगा, मतलब कि ये बीच वाली चीज नहीं आ रही, तो उसे बोलते हैं भंगुर। तन्य मतलब जैसे कि हम माने स्टील का तार, कॉपर का तार, कि उसको अगर हम खींचते हैं तो पहले उसके अंदर परिवर्तन आएगा, वृद्धि होगी, मतलब कि ये सीमा मिलेगी, फिर वो टूटेगा, उसे तन्य कहा जाता है। यदि प्लास्टिक क्षेत्र अधिक है, प्लास्टिक क्षेत्र अधिक है तो वो तन्य हुआ, और प्लास्टिक क्षेत्र कम है तो वो भंगुर हुआ। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर डी और ई ज्यादा दूरी पर है तो वो तन्य है, डी और ई पास पास है तो भंगुर है। ये भी चेक कर सकते हैं इससे। अब इस पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे, 2 पदार्थों ए तथा बी के प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ दिखाया गया। ये रहा ए और बी पदार्थ है, प्रतिबल विकृति मध्य ग्राफ दे रखा है, प्रश्नों के आंसर देना है। किस पदार्थ के लिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान अधिक है, ढाल चेक करनी है। ढाल किसकी चेक करोगे आप, जो स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, तो ये रहा ढाल, ए की ढाल ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा प्रत्यास्थ कौन है, ए। इन दोनों पदार्थों में से कौन सा पदार्थ अधिक तन्य है, जिसका प्लास्टिक क्षेत्र ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है नजर आ रहा है, ए का प्लास्टिक क्षेत्र ज्यादा है तो ए तन्य ज्यादा है। कौन भंगुर है, बी भंगुर होगा ज्यादा। अगला प्रश्न, इन पदार्थों में से कौन सा अधिक मजबूत है, अधिक मजबूत मतलब किसका भंजन सामर्थ्य ज्यादा है, तो ये भंजन सामर्थ्य ए का ज्यादा है, इसका मतलब ए अधिक मजबूत है। और ये चैप्टर यहीं समाप्त।